कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। आलू की फसल में लगने वाले रोग कीट एवं उनका प्रबंधन। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। आलू राज्य की प्रमुख सब्जी फसल है और हर साल ये देखा जाता है कि इस फसल में झुलसा एवं मौजक रोग तथा हानिकारक रस चूस कीटों के कारण आलू फसल की काफी क्षति होती है। परंतु इन रोग एवं कीटों के फैलने के कारण लक्षण एवं निवारण की सही जानकारी किसान भाइयों के पास नहीं होती है, जिसके कारण इन रोगों एवं कीटों का रोकथाम वो नहीं कर पाते हैं। तो आलू की फसल में इन रोगों की रोकथाम किस प्रकार करें, इस तकनीकी की जानकारी के लिए आपके बीच उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर के डॉक्टर DN मिश्रा। सर्वप्रथम आलू की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट जैसे माहो, ये ऐसा कीड़ा है माहो जो है कि पत्तियों पर जैसे ही बादल आसमान में छाने लगेंगे और कोहरा पड़ने लगेगा उस समय ये माहो कीट जो है पौधों पर आता है। और इसकी एक खासियत है कि ये मौसम अनुकूल होने पर बिना नर की आवश्यकता से ही बच्चे देना शुरू कर देता है और काफ़ी पॉपुलेशन में फैल करके पत्तियों से रस चूस करके वहाँ पर जो है पत्तियाँ पीलीपन ले लेती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसकी प्रौढ़ अवस्था और बच्चा दोनों जो है पत्तियों से रस चूसते हैं और फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। यह चूसने वाले कीड़े हैं, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए जो है आप जो है एमिडाक्लोप्राइड 0.1% से 4% तक तथा क्लोरोपायरीफास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इनमें से कोई एक दवा आप लेकर के पौधे पर छिड़काव कर दे तो आपको इस कीड़े से निदान मिल सकता है। इसमें 3 प्रमुख रोग हैं। पहला है अर्ली ब्लाइट, अगेती पक्षमारी जिसको कहते हैं, और दूसरा है लेट ब्लाइट जो पिछेती जो है झुलसा जिसको कहते हैं। तीसरा है एक ब्लैक स्कर्फ। अगेती झुलसा में जो है इनमें पत्तियों पर रिंग के आकार का भूरा धब्बा बनता है। आप दूर से ही देखेंगे तो पत्तियों में रिंग का आकार होता है और ये पत्तियों के बीच से या सिरे से एक सिरे से शुरू होता है और बाद में पूरे पत्तियों पर रिंग बन जाती है, जिससे कि पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है और पौधों की बढ़वार मर जाती है और इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। दूसरा है पिछेती ब्लाइट में जो है इसमें पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके एक सिरे से ये लगना शुरू होता है और धीरे धीरे काले रंग का धब्बा पूर्ण पत्तों पर हो जाता है। पत्तियां जो है सूख जाती हैं, जिससे जो है क्लोरोफिल मिलता नहीं है। पौधे जो है क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने का काम करते हैं, इसलिए जो है पौधों की जो है बढ़वार रुक जाती है और
काफी कब जब इसका ज्यादा प्रकोप होता है तो पत्तियों से डंठलों पर भी इसका असर होने शुरू हो जाता है, जिससे कि जो है पौधे बढ़वा रुक जाती है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा है ब्लैक स्कर्फ। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसके कंद जो मिट्टी के अंदर बनते हैं, कंदों पर जो है जैसे आदमियों में कोढ़ टाइप की होती है, उसी तरह से इस पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, खुरदुरे, और इससे जो है हमारी जो आलू की क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है और उत्पादन जो है कम हो जाता है। इन के जैसे अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है, इसकी रोकथाम के लिए बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी एरिया में फसल हो आप प्रयोग करें। अगर ज्यादा रूप से हो जाती है तो रिडोमिल MZ ये भी दवा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस पर छिड़काव कर दे तो ये लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट से निजात मिल सकती है। तीसरा है ब्लैक स्कर्फ। इसके लिए ब्लू कॉपर, इसकी जो है 2 ग्राम प्रति लीटर जो है आप लेकर के आप इसकी जी छिड़काव कर दें तो जो है आपको फसल से निजात मिल जाती है और आपका स्वस्थ उत्पादन होता है, जिससे कि जो है बाजार में उसका अच्छा पैसा भी प्राप्त होता है। अपने देश में देसी एवं लोकल दुधारू पशुओं की संख्या काफी अधिक है, जिसकी दूध उत्पादन बहुत कम है और इस प्रकार के दुधारू पशु बहुत अधिक आहार खा के भी मात्र 2 से 3 लीटर ही दूध देते हैं, जिससे कि पशुपालकों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार के कम दूध उत्पादन देने वाले दुधारू पशु का संतति सुधार अच्छी नस्ल के दुधारू पशु प्राप्त किए जा सके, जिससे कि डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाया जा सके। परंतु कैसे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मिर्जापुर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार अग्रवाल। कृत्रिम गर्भाधान पशुओं में नस्ल सुधार के लिए एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है। मिर्जापुर में कृत्रिम गर्भाधान हमारे 24 अस्पताल, 27 सेंटर और पैरावेट के द्वारा किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान का मेन उद्देश्य पशुओं के नस्ल सुधार से संबंधित है। जैसे कि हमारे जो देसी नस्ल हैं जो कि कम दूध देती हैं, उनमें अच्छे नस्ल के सांडों से क्रॉस करा के उनके सीमेन या वरी डाल करके हम लोग उनसे जो बछिया उत्पन्न होती है, जो अच्छे नस्ल की होती है, जो आगे चल करके अच्छे दूध देती है, इसका मेन उद्देश्य कृत्रिम का नस्ल सुधार ही है। जैसे देसी गाय है, जो एकदम प्योर देसी गाय जो कि 1 से 2 लीटर दूध देती है, उसमें अच्छे हॉस्टियन फ्रीजियन, जर्सी या साहिवाल के सीमेंट डाल करके हम लोग जो उससे बछिया पाते हैं उनमें 50% उसका कैरेक्टर आता है और माँ का भी कैरेक्टर आ जाता है 50%। उससे जो बछिया होती है वो अगले बियाना में अच्छे दूध देती है। जैसे 2 लीटर की गाय है तो उससे जो बछिया उत्पन्न होगी वो कम से कम 5 लीटर दूध में आ जाती है। अगर हम पूरे प्रदेश में अगर इस तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास 20 लाख गाय हैं और नस्ल सुधार के द्वारा हम हर एक गाय में 2 लीटर बढ़ा लेते हैं दूध, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 करोड़ दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे कि किसानों की आर्थिक उन्नति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जैसे उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर सर्विस है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स, पैरावेट और पशुधन प्रसार अधिकारी डोर टू डोर जा करके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। ये सरकार के द्वारा ये सुविधा दी गई है कि और जिस तरह से कृत्रिम गर्भाधान के लिए हमारे जो नस्ल हैं, जैसे देसी नस्ल में हम लोग HF प्योर HF की डालते हैं और जो HF की जो अच्छी गाय है जिसमें कि ब्लड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें हम लोग क्रॉसिंग करके मतलब कि जो HF साहिवाल, HF जर्सी साहिवाल नस्ल के लिए हम लोग सीमेंट डालते हैं, जिससे कि उनके जो बछिया होती हैं वो अच्छे नस्ल की होती हैं। और जो बहुत प्योर ब्रीड की गायें हो जाती हैं उसमें अपना एक हम लोग सांड डेवलप कर लिए हैं, जैसे HF साहिवाल या HF या जर्सी साहिवाल, उसके सीमेंट हम लोग डालते हैं, जिससे कि उनकी बछिया अच्छी होती हैं, वो उस इन्वायरमेंट में या उस वातावरण में ठीक से रह पाती हैं, उनमें बीमारियां कम होती हैं, उनमें रिपीट ब्रीडिंग की केस कम होती हैं। इसलिए हम लोग
उनमें प्योर ब्रीड के जो सीमेन होते हैं वो नहीं डालते, जैसे एचएफ और जर्सी की। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं वापस इस कार्यक्रम में। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, रानी जैसी गाड़ी, जादू की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत, सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा। तुझे चाहिए 7315। 7315। भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश में मध्यम से घने बादल छाए रहने, दिन का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने, रात्रि के तापमानों में गिरावट होने के कारण न्यूनतम तापमान 6 से 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने तथा सुबह, शाम एवं रात्रि में ठंड का प्रकोप बना रहने, सुबह हवा में नमी 90 से 95% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 62 से 80% के मध्य रहने, हवा 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सीजन के 5वें पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इस सप्ताह के आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में मैदानी क्षेत्रों में 5 से 10 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाने वाली सलाह इस प्रकार है। गत सप्ताह रात्रि के तापमान कम बने रहने से गेहूं की सभी अवस्थाओं की फसलों में गुणात्मक वृद्धि हुई। इस सप्ताह अनुकूल तापमान एवं संभावित हल्की बारिश होने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई क्रांतिक अवस्था की फसलों में सिंचाई न करें। बारिश बंद होने के बाद ओट आने पर देर से बोई गई गेहूं की 25 से 30 दिनों की फसल में 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से बुरकाव उस समय करें जब फसल की पत्तियां न भीगी हों। इसके अलावा अधिक संख्या में खरपतवार हो रहे हों तब रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करें, अन्यथा हैंडहो की सहायता से निराई करें। गेहूं की जो फसल नाइट्रोजन की कमी के कारण पीली पड़ रही है उसमें यूरिया का हल्का बुरकाव करें अथवा जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। पिछले सप्ताह का मौसम खेतों में खड़ी चना, मटर, राजमा, मसूर आदि फसलों हेतु अनुकूल रहा था। इस सप्ताह संभावित बारिश इन फसलों की उचित बढ़वार हेतु लाभकारी रहेगी। अतः किसान भाई इन फसलों में निकाई कर खरपतवार निकालें। इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने के मद्देनजर किसान भाई नौलख गन्ने की फसल की कटाई का कार्य करें।
जो किसान भाई लाही एवं आलू की फसलों से खाली हुए खेतों में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करना चाहते हैं वे इन खेतों की जुताई करें। बुआई के समय आवश्यक उर्वरक देने हेतु मिट्टी के नमूने की सही विधि द्वारा एकत्र कर जांच करा लें। जो किसान भाई मूंग एवं उड़द की बुआई करना चाहते हैं वे भी इस सप्ताह खेतों की जुताई कर मिट्टी की जांच करवा लें। गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली खेतों में जो किसान भाई सूरजमुखी की बुआई करना चाहते हैं वे खाली खेतों की जुताई करें। इस सप्ताह संभावित बारिश के मद्देनजर पलेवा न करें। बुआई हेतु सूरजमुखी की उन्नतशील प्रजातियों में संकर किस्मों में रांझा, राजा, बादशाह, हीर, दिव्यामुखी, MSFS 8, KBSH 1, NSFH 9 आदि तथा संकुल किस्मों में मॉडर्न या पैराडोविक आदि में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। जो किसान भाई घर का बीज बोना चाहते हैं वे बीज को 3 ग्राम कैप्टन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। संकर किस्मों की बुआई हेतु बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ तथा संकुल किस्मों की बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। प्याज की रोपाई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः किसान भाई उचित विधि द्वारा प्याज की रोपाई पंक्तियों में करें तथा संभावित बारिश के मद्देनजर सिंचाई न करें। ध्यान दें कि यदि पौध अधिक दिनों की हो गई है तब पत्तियों का ऊपरी भाग काटने के बाद ही रोपाई करें। आलू की तैयार फसल की टहनियां यदि सूख गई हैं तब इन्हें जमीन की सतह से काट दें तथा अगले सप्ताह आलू की खुदाई करें। सब्जी हेतु राजमा की बुआई इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इच्छुक कृषक भाई राजमा की उन्नतशील किस्में जैसे पंत अनुपमा, पंत बीन 2, VL बौनी बीन 1, पूसा पार्वती, कंटेंडर आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की व्यवस्था कर लें। ऐसे मौसम में टमाटर की फसल में पछेती झुलसा रोग लग सकता है। पहचान हेतु देख लें। इस रोग के लगने पर टमाटर की पत्तियां झुलस जाती हैं तथा बढ़वार रुक जाती है, अतः यह लक्षण दिखाई देते ही बारिश बंद होने के बाद इंडोफिल M45 की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। पशुपालक भाई पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1/3 भूसे में 2/3 गन्ने का गोला काट कर खिलाएं तथा रातिब भी पर्याप्त मात्रा में दें। सभी पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं। इस सप्ताह संभावित बारिश के मद्देनजर किसी पशु को बारिश में न भीगने दें तथा रात्रि में अंदर बांधना जारी रखें। ठंड के कारण यदि कोई पशु बीमार हो गया है तब नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उपचार करवाएं। तो किसान भाइयों, यह थे इस सप्ताह के मौसम के मिजाज। अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर होंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श के साथ। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। मैं हर पल हर जगह हूं। जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ETV न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है कलसिया सहारनपुर से देवराज सैनी ने। आप लीची के बागों में आने वाले समय में अच्छी फलत हेतु इस माह में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाई, अभी आप देख रहे हैं कि ये समय जो है
ये ठंड का समय है, जनवरी का महीना है, और अब 10-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि अर्ली, उसके बाद मिड और लेट आम या लीची सभी में मंजर आना शुरू हो जाएंगे, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। तो किसान भाई यही समय है कि कौन सी क्रिया और कौन सी बिंदुओं पर, कौन सा स्टेज पर क्या करना चाहिए और किस तरह से उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि मेरा जो फसल है या बागवानी है जो लीची का, उसमें मंजर आने के बाद कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी बिंदु पर ध्यान दे के काम करना है, ताकि अधिक से अधिक फलन हमको प्राप्त हो। तो किसान भाई आप जान लें कि जो भी फल देने वाली लीची की पौधे बागवानी आप किए हुए हैं, तो उसमें सिंचाई आप नहीं करें। और जब लीची का जैसे जनवरी माह होता है, तब 15 जनवरी के आसपास, यानी 10 से 15 और 20 जनवरी के आसपास में मंजर आने के कगार पर रहता है, तो उस समय एक स्प्रे की जरूरत है और एक स्प्रे आपको करना चाहिए। आप सल्फर घोल से स्प्रे करें। किसान भाई सल्फर 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर का घोल बना के आप लीची पौधे पर स्प्रे कर दें अच्छी तरह से, तो उससे कई फायदे होते हैं किसान भाई। एक तो कीटनाशक का भी काम करता है, और टेम्परेचर जो लो हो जाता है, टेम्परेचर जो इस समय देख रहे हैं कि कम हो जाता है, तो उसको भी बढ़ाने का काम करता है। और इससे क्या होता है कि मंजर अधिक से अधिक निकलता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और जो पौधे में सल्फर की पोषक तत्व की कमी होती है, वो भी पूरी हो जाती है। मंजर आ जाता है, फूल लग जाता, उस फ्लावरिंग स्टेज में किसी प्रकार का स्प्रे आप नहीं करेंगे। अगर स्प्रे करते हैं तो फूल गिरने की समस्या अधिक हो जाती है, उससे पौधे को हानि होता है। किसी प्रकार की सिंचाई भी आप नहीं करें, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वही किसान भाई जब सरसों के आकार का दाना जब हो जाएगा या मटर के आकार का हो जाता है, किसान भाई आप देख लें 80 से 90% इस तरह की आपको पौधे में लग जाते हैं सरसों या मटर के आकार का, तो उस पर फिर आप किसान भाई एक बार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें। क्विनोलफॉस हो या रोगर हो, कोई भी दवा का 1.5 ml प्रति लीटर का घोल बना के किसान भाई आप स्प्रे करें। और उसी समय जब सरसों और मटर का कार्य होता है किसान भाई, तो इसी समय आप सिंचाई जो है, रेगुलर सिंचाई, लीची में खास करके रेगुलर सिंचाई आप शुरू कर दें। और ये आप देखें कि जो ठंड का समय है, तो उसमें 10 से 15 दिन पर करें। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो साप्ताहिक सिंचाई आप शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि फल जो है, क्रैकिंग की समस्या आपको भविष्य में नहीं मिलेगा। तो मॉइस्चर अगर बना रहता है किसान भाई बगीचे में, बाग में, तो आपका फल फटने की समस्या नहीं होगी। अगर किसान भाई इसके बावजूद भी आप पिछले सीजन में जब फल आया होगा, तो आप देखे होंगे कि फल क्रैकिंग की समस्या है। अगर आप सिंचाई प्रॉपर वे में किए हुए हैं, तो आप समझिए किसान भाई कि आपके ज़मीन में बोरन की डिफिशियंसी है, बोरन पोषक तत्व की डिफिशियंसी है। तो जब दाना लग जाएगा, दाना मटर या सरसों का कार्य होता है, उसी समय आप किसान भाई 3 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर का घोल बना के स्प्रे कर दें। तो इससे आपका फल गिरने की समस्या कंट्रोल हो जाएगा और फल फटने की समस्या भी कंट्रोल हो जाएगा। अन्यथा अगले सीजन में जब जो खाद का प्रबंधन करते हैं, जमीन में जो खाद देते हैं, तो कंपोस्ट में 80 से 100 ग्राम बोरेक्स अच्छी तरह से मिला के जमीन में दें। तो इससे आपको बोरन की समस्या से निजात होता है। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न शामिल किया गया है शाहपुर मथुरा के अमरपाल त्यागी का। आपने रिजका की फसल लगा रखी है जिसमें अमरबेल की समस्या देखी जा रही है। आप इसके निदान हेतु जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जिस खेत में अमरबेल का प्रकोप हो उस खेत में रिजका न बोएं। बीज को बोने से पूर्व 2% नमक के घोल में डुबाकर आप लोगों ने बुआई की होगी। यदि इसके बाद भी यदि अमरबेल का प्रकोप है तो किसान भाइयों से निवेदन है कि वो कटाई करते समय अमरबेल के अंश को भी
खेत से नष्ट करें, खेत से बाहर फेंकें। इसके अलावा अमरबेल के नियंत्रण के लिए प्रभावित हिस्से में 0.1 से लेकर 1.1% पैराक्वाट नामक रसायन का पहली या दूसरी कटाई के तुरंत बाद छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1000 लीटर घोल की आवश्यकता होती है। इससे सभी खरपतवार एक बार तो नष्ट हो जाएंगे, रिजका भी पूरी तरह एक बार समाप्त सा लगेगा, परंतु रिजके में सिंचाई करने पर यह पुनर्वृद्धि कर एक साथ अच्छी फसल के रूप में वापस आएगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं कहीं अमरबेल का प्रकोप दिखाई दे तो पैराक्वेट नामक रसायन का दोबारा छिड़काव करें। ध्यान रखें कि अमरबेल के कटे हुए टुकड़े दूसरी जगह न फैल पाएँ। टिक्के के साथ में अपने जानवरों को न खिलाएं, क्योंकि जानवरों को खिलाने पर ये तंतु वापस गोबर के साथ में फिर फसल में पहुंच सकते हैं। इसलिए अमरबेल के प्रकोप को संपूर्ण नष्ट करने के लिए इसको पैराक्वाट नामक रसायन से ही उपचारित करें। रिजका पशुपालन के लिए एक पौष्टिक और लाभदायक चारा है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 15% तक होती है। इसको ज्वार चारा, बाजरा चारा या सरसों, सलजम आदि के साथ मिलाकर जानवरों को खिलाना चाहिए। घास कुल की फसलों में चारे में मिलाकर इसको अच्छा साइलेज भी बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, रिजके की फसल को अधिक खिलाने से पशुओं में आफरे की समस्या हो जाती है, इसलिए पशुओं को पहले थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर।